गुड मॉर्निंग 11th क्लास बच्चों। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं तबला तर्जन, उसका क्रमिक विकास। हम इसके इस पैराग्राफ तक पढ़ चुके थे, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। डग्गा को इस प्रकार सुधार लेने के कारण ही उसको सफलता मिली, इसलिए उसका नाम भी सुधार खां रख दिया गया। तबले के इस परिवर्तन का सर्वत्र स्वागत हुआ और सब लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया। तबले के बाएं भाग में स्याही लग जाने के कारण उसमें ढोलक की भांति गमकदार ध्वनि निकलने लगी। बच्चों, बाएं भाग में क्या था? उसके स्याही लगे। जैसे आपने बाएं अंग में देखा है काले रंग की स्याही लगती है, उसी तरह तबले में क्या लगा था? स्याही लगाई गई सर्वप्रथम। तो उसके जो उसमें ढोलक की भांति, जो ढोलक क्या होता है वो काफ़ी तेज आवाज़ देता है, हाँ, तो उसी तरह उसकी ढोलक की भांति उसकी गमकदार आवाज़ होने लगी और वो अच्छा एक तरह से वादन होने लगा। इसके पूर्व तक तबले में मृदंग की भांति खुले हाथों से ही बोलों को बजाया जाता था। इसके तबले से पूर्व क्या था? मृदंग था। और वो कैसे बजाया जाता था? दोनों हाथों को खुले, जैसे ढोलक को बजाया जाता है बच्चों, वैसे ही मृदंग को बजाया जाता था। किंतु बाएं में उक्त परिवर्तन आ जाने के कारण उसमें बंद बोल भी बजने लगे। उक्त परिवर्तन उसमें क्या आया? जब आपका तबले का विकास हुआ तो उसमें खुले बोल के बजाय बंद बोल भी बजाने लगे। जो तबले के बच्चे हैं वो आप जानते हैं खुले बोल को कैसे बजाए जाते हैं और बंद बोल को कैसे बजाया जाता है। इन बोलों के कारण ही प्रारंभिक दिनों में तबले का अपना अपना स्थान बन सका और आगे चलकर इन्हीं बंद बोलों की बाज को दिल्ली बाज के नाम से पुकारा जाने लगा। जो दिल्ली बाज है यानी दिल्ली आपका उधर क्या है? बंद बोलों के समूह को बजाया जाता था, तो क्या उसको दिल्ली बाज के नाम से उसको पुकारा जाने लगा। बनारस घराने को देखें तो यह विदित होगा कि इसका प्रारंभ 19वीं शताब्दी में हुआ। इस घराने का जन्म पंडित राम सहाय जी के द्वारा बताया जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि राम सहाय जी ने लखनऊ के उस्ताद मोदू खां साहब को तबले की शिक्षा ली। लखनऊ के मोदू खां साहब उस्ताद सिद्धार्थ खां के पौत्र थे। राम सहाय जी का मोदू खां के शिष्य बनने की भी कहानी है। अब बच्चों उसकी आप एक स्टोरी देखेंगे। राम सहाय जी जब केवल 9 वर्ष के थे तभी अच्छा तबला बजाने लगे थे। एक बार इनका तबला मोदू खां साहब ने सुन लिया और प्रसन्न होकर इनसे अपना शिष्य बना लिया। इस प्रकार 10-12 वर्ष तक राम सहाय जी ने मोदू खां को शिक्षा ली और बाद में वाजिद अली शाह, जो कि 1855 से 1861 ईस्वी तक थे, के यहाँ प्रवेश किया। इन्हीं राम सहाय जी के द्वारा बनारस घराने का प्रारंभ हुआ। अब बनारस घराने का किस प्रकार प्रारंभ हुआ, ये आपको जो स्टोरी बताई गई है या लिखी गई है, ये इसी तरह इनका बनारस घराने का प्रारंभ हुआ। इस प्रकार यह तबले के बनारस घराने का इतिहास सिद्ध होता है। अगर आपको ये पूछा जाए कि बनारस घराना कैसे बना या कैसे हो, तो आपको यही चीज़ आपको पढ़नी होगी। तबले की बनावट की दृष्टि से भी यही ज्ञात होता है कि इसकी मोहरें का छोटा होना 50-60 वर्षों से अधिक पुराना नहीं है। उल्लेखनीय है कि सितार और तबले का जन्म साथ साथ ही हुआ। इसी शताब्दी से सितार वाद्य की बनावट व वादन में भी उन्नति हुई। वह वाद्यों की बहुत प्राचीनता सिद्ध नहीं करती। तबले के आविष्कार के विषय में डॉक्टर अरुण कुमार सेन का मत, जो उन्होंने अपने ग्रंथ भारतीय तालों की शास्त्रीय विवेचन में पृष्ठ 146 पर कहा है, उचित लगता है। उन्होंने लिखा है कि मुगल बादशाह दूसरे मोहम्मद शाह के समय सन 1738 ईस्वी में रहमान खान नामक प्रसिद्ध पखावजी हुए थे। ये क्या थे बेटा? पखावजी थे, यानी ये पखावज के वाद्यों को बजाते थे, जिनके दूसरे पुत्र का नाम अमीर खुसरो था। उन्होंने सदा रंग के कुछ विद्वानों तक ख्याल गायन सीखा और इस गायन शैली के संगीत के लिए उन्होंने तबला नामक वाद्य का निर्माण किया। जब भी आचार्य बृहस्पति जी ने के अनुसार मोहम्मद शाह रंगीले युग के कलाकारों में निर्मोल खां के पुत्र नियामत खां, जिनका उपनाम सदारंग था, वो एक संगीत रत्न थे, उन्हीं सदारंग के छोटे भाई का नाम खुसरो खां भी था। अब ये बेटा ये अमीर खुसरो के
छोटे भाई का, उन्हीं के छोटे भाई का नाम था खुसरो खां। इन्हीं खुसरो खां ने तबले का आविष्कार किया। इस प्रकार इनके मतानुसार भी तबले का जन्म सन 1719 से 1748 ईस्वी अर्थात मोहम्मद शाह रंगीले के राज्य के आसपास है। इसके अनुसार नाम साम्य के कारण लोग खुसरो खां के अलाउद्दीन कालीन अमीर खुसरो को समझ बैठे। अनुमान है कि 16वीं शताब्दी के आसपास मृदंग के 2 रूप करके इसका वादन प्रारंभ हुआ, तभी इसका नामकरण तबला भी हो गया, किंतु इसमें उचित सुधार सिद्धार्थ खां ने ही किया। उचित सुधार से यह अभिप्राय है कि पहले तबले में केवल दाएं भाग पर ही स्याही लगाई जाती थी और बाएं डगे पर मृदंग की भांति ही गीले आटे को तुलिका लगाई जाती थी। ऐसी स्थिति में तबले पर हथेली को चमड़े पर घिसकर गमक की भांति बजाए जाते थे, नहीं बजते थे। इस प्रकार के बोलों को बजाने के लिए सिद्धार्थ खां ने बाएं डगे पर भी आटे की पुलिका के स्थान की तरह पर पक्की स्याही लगा दी। फलस्वरूप अब तबले पर मृदंग और ढोलक दोनों वाद्यों पर बजाए वाले बोल सरल से बजने लगे। यही आज का लोकप्रिय वाद्य तबला है। बच्चों, आपको ये पता है कि पहले जब पखावज था उसमें आटे की लोई लगा के बजाई जाती थी। फिर जब उसका तबले का आविष्कार हुआ तो उसको क्या हो गया, कुछ परिवर्तन हुआ, आटे की लोई की जगह स्याही लगने लगे, जिससे जो बोल थे वो ढोलक की तरह गमकदार तेज स्वर, अच्छे स्वर में वो बजने लगे। इस प्रकार ये आपका आज ये चैप्टर ख़त्म होता है, जिसका नाम है तबलावाद एवं कर्मित्व। ये आप अपने कर लेंगे फेयर कॉपी पे। अगर ऐसा कुछ है जो नहीं समझ में आ रहा है वो आप मुझसे पूछेंगे। इसमें आपको दिल्ली घराना कैसे स्थापित हुआ वो बताया गया, बनारस घराना कैसे बना वो आपको बताया गया। अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, और बेटा इसको फेयर कॉपी पे ज़रूर करिएगा। थैंक यू।